नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, गणित में आगमन विधि कौन से मित्रों? आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? अब देखिए, जो गणित में आगमन विधि कार्य करती है, जो आगमन विधि होती है गणित में प्रयुक्त, यह किसके लिए उपयुक्त है? और विकल्प दिए गए हैं आपको 4। पहला है सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए, दूसरा है सूत्र स्थापित करने के लिए, तीसरा है सवाल को समझने के लिए, और चौथा विकल्प है मित्रों सवाल को बनाने के लिए। तो देखिए, देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, हमने चारों विकल्प पढ़ लिए। तो देखिए, सवाल को बनाने के लिए ये गलत हो जाएगा, सवाल को समझने के लिए इन दो विकल्पों को आप हटा दो, ये दोनों विकल्प आगमन विधि में नहीं होंगे। ठीक है। आगमन विधि देखिए, आगमन विधि की विशेषता आपको पता है, शुरुआत में उदाहरण होते हैं और फिर क्या होते हैं? नियम, यही होती है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, आगमन विधि प्राचीन विधि है और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। उच्च प्राथमिक के लिए वो निगमन होती है। ठीक है। अब देखिए, दो ऑप्शन हुए। नियम, नियम मतलब क्या होता है? सूत्र कहूँ या नियम कहूँ, एक ही चीज़ है। ठीक है। नियम मतलब सूत्र, सूत्र सिद्धांत नियम। ठीक है। अब मतलब उदाहरण पहले दे रखे हैं, उनसे हमें सूत्र या नियम बनाना है। इसका मतलब क्या है? सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए नहीं, बल्कि सूत्र स्थापित करने के लिए, सूत्र बनाने के लिए, है ना। तो उदाहरण दिए हुए उनसे क्या करेंगे? हम नियम बनाएंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा। जबकि लिखा है सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए, तो ये किस में हो जाएगी? सूत्रों द्वारा सवाल। इसका मतलब पहले नियम, निगमन में क्या होता है? पहले नियम दे रखे हैं, उसके बाद हमें क्या, उसके द्वारा सवाल हल करके हम उदाहरण देते हैं, तो वो होता है निगमन विधि में। ठीक है। तो मित्रों, अच्छा प्रश्न है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। देखिए, छोटी कक्षाएं यानी कि प्राथमिक कक्षाएं जो 1 से 5 है, उनमें कह रखा है गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना है। ठीक है। गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? तो मनोरंजन व खेल संबंधी, रटने का, नियम से उदाहरण की ओर, या विश्लेषण संश्लेषण। तो देखिए, रटने का ये तो बिल्कुल ही हट जाएगा। ठीक है। रटना तो है ही नहीं अपने ना, चाहे कोई भी विषय हो। नियम से उदाहरण की ओर, ये कौन सी विधि है मित्रों? ये है निगमन विधि। और निगमन विधि चलती है 6 से 8 में, उच्च प्राथमिक लेना। हमें पूछा है 1 से 5 छोटी कक्षाओं में। ठीक है। तो ये विकल्प भी हट गया। विश्लेषण संश्लेषण की बात करूं तो ये उच्च कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में वगैरह वहाँ पे काम आती है, तो ये विकल्प भी हट गया। तो एक ही विकल्प बचा मित्रों, आपको पता है, वो है मनोरंजन एवं खेल संबंधी। और आपको पता है, जो छोटे बालक होते हैं वो ज़्यादा किन से सीखते हैं? एक तो मनोरंजक क्रियाएं जैसे अंत्याक्षरी, पहेली, उनके माध्यम से सीखते हैं, और दूसरा खेल खेल में सीखते हैं। इसलिए जितनी भी खेल विधियां हैं, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, जितनी भी है, वो सारी की सारी मोंटेसरी विधि, वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त साबित होती है। मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए कि गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का क्या कारण है? गणित के अधिकांश प्रत्यय यानी कि सूत्र, सिद्धांत, नियम, है ना, इनको जटिल माना जाता है। तो उसका कारण क्या है? क्यों जटिल है? उनको जटिल क्यों माना जाता है? क्योंकि वे तर्कपूर्ण होते हैं? नहीं। तर्कपूर्ण होते हैं इसका मतलब तो है कि भाई परिणाम निश्चित देते हैं, तब तो ये कारण है ही नहीं। क्योंकि वे कठिन होते तो कठिन होने से जटिल माना जाता नहीं, कठिन का तो पर्याय है जटिल। ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प हट जाएगा। यहाँ हो जाएगा मित्रों, क्योंकि वे अमूर्त होते हैं। क्योंकि वे अमूर्त होते हैं। आपको पता है कि गणित में अगर गणित की प्रकृति देखें तो वो किस प्रकार की होती है मित्रों? अमूर्त होती है। फिर अमूर्त ही पढ़ते होंगे उसके। अब जैसे कोई सूत्र है ना, उसे हम मूर्त रूप में देख नहीं सकते, वो हमारे लिए क्या होता है मित्रों? अमूर्त होता है। तो ये जो अधिक वो कठिन है, तो अधिकांश जो पढ़ते हैं वो जटिल है। तो क्यों जटिल है? क्योंकि वो अमूर्त है। और फिर हम सूत्र की सहायता से जब सवाल हल करते हैं, जब उदाहरण बना देते हैं, तो वो गणित है वो फिर मूर्त रूप में आ जाता है। तो मित्रों, गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण है क्योंकि वे अमूर्त होते हैं। प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 देखिए कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। किसकी परिभाषा है? अब देखिए परिभाषा से एक प्रश्न पक्का ही आएगा गणित में। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, किसकी परिभाषा है? बेंजामिन पियर्स की, प्लेटो की, डटन की या नेपोलियन की? अब देखिए मित्रों एक नहीं 4 परिभाषाएं तैयार करेंगे। बेंजामिन पियर्स ने क्या कहा? सबसे पहले बेंजामिन पियर्स ने कहा था कि गणित वह आवश्यक उपकरण है या गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं मित्रों, ऐसा कहा था बेंजामिन पियर्स, या कहीं पे आता है बेंजामिन पेरिक। ठीक है, बात करूं मित्रों प्लेटो की, तो प्लेटो ने ही यह कथन कहा था। इसका उत्तर यही हो जाएगा। प्लेटो ने अपनी एक पाठशाला खोली थी, कहते हैं इसने अपनी पाठशाला खोली थी। उस पाठशाला के बाहर इन्होंने एक नोटिस लगा दिया कि जिनको गणित नहीं आता वे मेरी पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्लेटो ने कहा था। डटन ने कहा कि गणित एक विज्ञान ही नहीं है बल्कि गणित मानसिक जो शक्तियां हैं उनको प्रशिक्षित करने का साधन है, और साथ में हमें जो गणित है वो तार्किक शक्ति प्रदान करता है, तार्किक शक्ति भी प्रदान करता है ना। ये कहा था मित्रों डटन ने। नेपोलियन की बात करूं तो इन्होंने प्रगति से संबंधित बात की, उन्नति से संबंधित बात की कि किसी देश, किसी प्रांत या किसी राज्य की उन्नति हो रही है, इसका मतलब उसमें योगदान किसका है? गणित का है। कि यदि गणित की प्रगति होगी तो ही किसी देश या राज्य की प्रगति होगी, ऐसा नेपोलियन ने कहा था मित्रों। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या जो 4 है मित्रों वहां पे विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 5 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 5, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। क्या है, कौन सी विधि है इनमें से जिसमें छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? अध्यापक होगा। खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधियां 1 व 2 दोनों। खेल विधि की बात करते हैं, किन के लिए उपयुक्त होती है? छात्रों के लिए। छात्र खेल ही खेल से ज़्यादा सीखते हैं, तो खेल विधि शिक्षक के लिए नहीं होगी, अध्यापक के लिए नहीं होगी ना। ये किसके लिए है? ये मित्रों छात्र के लिए। ये छात्र बालक केंद्रित विधि है। प्रोजेक्ट विधि जिसमें करके सीखना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये भी छात्र केंद्रित विधि है। विकल्प 1 और 2 यानी विकल्प 1 व 2 दोनों, ये किस पे है? ये तो छात्रों से संबंधित है। हमें क्या पूछा है? जिसका शिक्षण के केंद्र बिंदु कौन होता है? अध्यापक होता है। इसका मतलब विकल्प 1, 2 और 4 नहीं होंगे मित्रों, यहाँ विकल्प 3 सही है। क्यों? क्योंकि व्याख्यान विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित होती है। व्याख्यान विधि में शिक्षक क्या करता है? शिक्षक व्याख्यान देता रहता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक ही उसमें सक्रिय रहता है, जो छात्र है वो छात्र मित्रों उसमें निष्क्रिय रहता है। शिक्षक क्या करता है उसमें मतलब जो व्याख्यान देता रहता है, किसी भी चीज़ के व्याख्यान देता रहता है, और छात्र निष्क्रिय श्रोता बनकर उसको सुनते रहते हैं। ठीक है, तो मित्रों अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या जो 5 है मित्रों वहां पे विकल्प नंबर जो 3 है सही उत्तर होगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? गणित विषय में जो गृह कार्य देते हैं उसका क्या लाभ है? योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर, अवकाश के समय का सदुपयोग, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए गणित में गृह कार्य देंगे तो योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर, सही बात है भाई। गणित में गृह कार्य दे दिया तो कुछ बच्चे गलत करके लेके आएंगे ना, और कुछ बच्चे सही करके लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें जितनी योग्यता होगी उसी अनुसार वे कार्य करेगा, वो अवसर हो जाएगा, है ना। कमज़ोर बच्चे नहीं कर पाएंगे, होशियार बच्चे कर लेंगे। तो ये उद्देश्य इसका है, लाभ है। अवकाश के समय का सदुपयोग, सही। आपको पता है जब संडे होता है, अवकाश होता है, तो उस दिन ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है ना, तो उस समय का भी सदुपयोग हो रहा है। और स्वाध्याय के लिए भी प्रोत्साहन होता है। बाकी पढ़ो या ना पढ़ो, गृह कार्य देने से बालक जरूर पढ़ता है, तो उसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसका मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पे गृह कार्य देने के लाभ है मित्रों। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 में विकल्प 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 7 है,
किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? कोई बालक गणित में प्रतिभावान बताया जा रहा है तो उसका सर्वोत्तम संकेत कि वो प्रतिभावान है कैसे पता चलता है ना? तो गणित में अधिक व्यस्त रहना नहीं, गणित में अधिक व्यस्त। अब देखिए पूरी कक्षा को कार्य दे दिया गणित में तो सारे बच्चे क्या हो गए, व्यस्त होंगे ना। तो यहाँ प्रतिभाशाली बालक की बात की जा रही है ना, तो ये विकल्प नहीं होगा। गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना एक तो विकल्प तीसरा है, और एक गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना दूसरा। चौथा है कि पारंपरिक परीक्षाओं में समान रूप से अच्छे प्राप्त अंक लाना। तो ये तो देखिए औसत जो सामान्य बालक है वो भी ला सकता है। पारंपरिक जो परीक्षाएं शुरू से परीक्षाएं चल रही है लिखित मौखिक, उनमें समान रूप से अच्छे अंक, तो समान रूप से अच्छे अंक तो ये तो औसत बालक जो सामान्य बालक बुद्धि का है वो भी ला सकता है ना, ये प्रतिभावान का संकेत नहीं है। अब दो विकल्प बचे हैं मित्रों, और दोनों में आप कंफ्यूज होंगे, भ्रमित होंगे, ठीक है। कि गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करेगा वो बालक प्रतिभावान है, या फिर मैं कहूँ कि गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेने वाला वो है। तो देखिए आपको बता दूं, जो प्रतिभावान बालक है जिसकी बुद्धि प्रतिभाशाली है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गणित के जो कठिन प्रश्न हैं, गणित की कठिन समस्याएं हैं, उनको शीघ्रता से हल करेगा। इसका मतलब वो क्या है मित्रों, वो प्रतिभावान है। गणित की कठिन समस्याओं को, गणित के वो कठिन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने में रुचि लेगा ना, न कि वो गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेगा। ध्यान रखना, क्योंकि गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि प्रतिभावान बालक नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका समय क्या हो रहा है, उसे लग रहा है कि यहाँ पे समय का दुरुपयोग होगा गणित लेखों को पढ़ने में, है ना। तो ये इसका कारण है मित्रों, और यही इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। अब देखिए अपना जो पाठ्यक्रम है कैरिकुलम, उसमें गणित के विषय का क्या महत्व है। नैतिक महत्व है, बौद्धिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व या उपयुक्त सभी। देखिए मित्रों आप जब गणित के एक तो मूल्य पढ़ोगे, ठीक है, उनसे ज़रूर प्रश्न आता है, ये मूल्य से रिलेटेड ही है लगभग। मूल्य से या गणित का महत्व पढ़ोगे तो वहाँ पे देखिए नैतिक आएगा। नैतिक क्या होता है, अच्छे बुरे की चीज़, अनुशासन संबंधी विकसित होना, है ना, सभ्य आदत विकसित होना। ये कब होगी, जब बालक गणित की समस्याओं को हल करेगा तो उनमें खुद पे क्या होगा, विश्वास होगा। तो ये नैतिक महत्व होता है बिल्कुल। बौद्धिक महत्व, गणित तो भाई बुद्धि का विषय है ना, मस्तिष्क का सारा विषय है, और मस्तिष्क संबंध बौद्धिक महत्व से बिल्कुल सही है। और सांस्कृतिक महत्व, होगबेन ने कहा था कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यानी कि संस्कृति आ गया ना, गणित सभ्यता व संस्कृति के बारे में बालकों को जानकारी देता है, अवगत कराता है। इसका मतलब ये उपयुक्त सभी महत्व पाठ्यक्रम में गणित के है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही होगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 ऐसा प्रश्न है मित्रों, ये किसी भी विषय में पूछा जा सकता है, ठीक है। छात्र वृत्त व गोले में तुलना करता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। शैक्षिक उद्देश्य पूछा गया, कौन से उद्देश्य में, और चीज सीधी सी बताई है, वृत्त व गोले में क्या कर रहा है मित्रों, वह तुलना कर रहा है। ज्ञान में क्या चीज़ें होती है, ज्ञान में होती है किसी चीज़ को जानना, पहचानना, यानी कि सामान्य जानकारी, ठीक है। तो इस विकल्प को हटा देते हैं। अवबोध अभिवर्ती है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग क्या होता है, ज्ञान का उपयोग करना, एक परिस्थिति में जो सीखा उसका उपयोग दूसरी परिस्थिति में करें, वो ज्ञान का उपयोग हुआ, ठीक है। फिर है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति होती है मित्रों अपना नजरिया, दृष्टिकोण या कहूँ सोच विषय के प्रति, तो वो हो जाएगी अभिवृत्ति। ये विकल्प भी हट गया, एक विकल्प बचा दूसरा, और वहीं इसका सही उत्तर होगा अवबोध। अवबोध में याद रखना तुलना, वर्गीकरण करना, विभेद करना, पहचानना, तुलना करना हो गया, वर्गीकरण हो गया, विभेद हो गया, अंतर करना हो गया, पहचान करना हो गया। ये सारी चीज़ें किसमें आती है, अवबोध में आती है मित्रों, है ना। तो जहाँ पे पूछा है कि तुलना कर रहा है वो दो चीज़ों में, इसका मतलब क्या है, अवबोध उद्देश्य उसको प्राप्त है। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 10 में, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित में
जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है? बालकों को लुभाने के लिए? नहीं, ये कोई उद्देश्य ही नहीं है। बालकों को विषय से परे, विषय से दूर ले जाने के लिए? नहीं, दूर ले जाने के लिए भाई इतना हम खर्च करेंगे ऐसे शिक्षक नहीं। बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, मनोरंजन के लिए। दो विकल्प बचे। तो केवल मनोरंजन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री, देखिए एक कुछ सामग्री ऐसी होती है जो खर्चीली होती है ना, तो खर्चीली के लिए मनोरंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उससे अच्छा बेटर विकल्प क्या है? बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, है ना, कि बालक इस विषय के प्रति, इस गणित के प्रति क्या हो, रुचि लेकर पढ़े, है ना। तो किससे पढ़ेंगे वो? कुछ नया करेंगे तो या तो शिक्षण विधियाँ अपनाएगा शिक्षक। अब शिक्षण विधियों से नहीं हुआ काम तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेगा, जिससे बालकों की रुचि जागृत हो गई और इस सामग्री का उपयोग करते करते वो बालकों को गणित पढ़ना सिखा देगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या जो 10 है मित्रों, वहां पे विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 11वें में, चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। कौन सा विषय है? गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल या भाषा? भाषा का तो यहाँ कोई काम है नहीं, हिंदी संस्कृत का, ठीक है। देखिए बालक में चिंतन, सोचना समझना, इसके बाद बोध, पहचानना जानना, तर्क शक्ति, तर्क करना और विश्लेषण करना, ऐसी चीज़ें, ये क्षमताएं बालक में बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? तो भूगोल भी ये नहीं करता और ना ही ये सामाजिक विज्ञान करता है। ये किस विषय का काम है मित्रों? गणित का। गणित की समस्याओं को हल करेगा बालक तो चिंतन, बोध, फिर परिणाम निकालेगा तो तर्क शक्ति, है ना, और हल करने में ही वो विश्लेषण कर देता है, यानी ये गणित विषय का काम है मित्रों। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 12वें पर मित्रों। प्रश्न संख्या 12वां, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किस विषय से होता है? हिंदी, चित्रकला, विज्ञान या उपयुक्त सभी? कभी कभार क्या करते हो आप, गलती से जल्दबाजी में उपयुक्त सभी जहां देखा आपने सही कर दिया ना। लेकिन मैं कहता हूं मित्रों कि 10 में से अगर 10 उपयुक्त सभी के प्रश्न आते तो 8 सही हो जाते हैं, 2 प्रश्न वहां पे नहीं होते और वो 2 ही आपको आगे ले जाने के लिए होते हैं, है ना। क्योंकि 10 में से 8 ही तो सब कर देंगे, अब उन 2 में होंगे लपड़ा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए हिंदी गणित का सबसे अधिक संबंध होता नहीं। चित्रकला, चित्रकला का संबंध होता है लेकिन सबसे अधिक नहीं होता है, ठीक है। सबसे अधिक उपयुक्त सभी आएगा नहीं क्योंकि 2 विकल्प पहले से हट चुके हैं। यहाँ होगा मित्रों विज्ञान। कैसे? कि जैसे मान लीजिए संख्या है 0, यानी इसे बोलते हैं शून्य, ठीक है। इस शून्य, ये शून्य क्या है? ये गणित है। और इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया मित्रों आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने किया शून्य का आविष्कार। ये आर्यभट्ट कौन थे? वैज्ञानिक, विज्ञान से रिलेटेड, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आज जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, आज वैज्ञानिक युग है, उसमें सारी की सारी गणित की देन है ना। तो मित्रों इस प्रकार विकल्प 3 बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? गणित शिक्षण में क्या करना है? शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करना है, तो आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे? नहीं। शिक्षक के रूप में आप प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करोगे? नहीं करनी। शिकायत, दंड, इन शब्दों को निकाल दो, ठीक है। गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे? तो ये भी नहीं। क्या ऐसा आज तक हुआ है जिनको गणित कठिन लगती है तो क्या वो गणित की जगह और कोई दूसरा विषय पढ़ सकते हैं? ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मित्रों ना। गणित की जगह गणित ही पढ़ने पड़ेगा, बच्चों का विषय परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चौथा विकल्प हटा दीजिए। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, बिल्कुल सही। उचित दृष्टिकोण, उचित उनमें नजरिया बनाएंगे, है ना। शिक्षक के रूप में उनको समझाएंगे कि जिनको गणित कठिन लगती है, कुछ कहते हैं गणित दुश्मन है, कुछ कहते हैं गणित किसने बनाया, क्यों बनाया, है ना, कौन कहते हैं कमजोर। तो उनके लिए क्या करेंगे? उनकी सोच को परिवर्तित करेंगे, न कि विषय परिवर्तित करेंगे ना। उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, गणित का महत्व बताएंगे, गणित का फायदा बताएंगे और गणित में नई शिक्षण विधियों, नई तकनीक, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके मित्रों
क्या करेंगे, शिक्षण संबंधी समस्याओं को हम दूर करेंगे एक शिक्षक के रूप में। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 13वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर मित्रों। 14वां प्रश्न देखिए, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। एक उत्तम परीक्षण, देखिए परीक्षण प्रयोग टेस्ट कह सकते हैं, एक उत्तम होना चाहिए और इसकी शर्त क्या है। तो देखिए उत्तम परीक्षण वो होगा, चाहे देखिए कोई भी चीज़ हो उसके उद्देश्य होते हैं, तो सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति है तो बिल्कुल सही है। उत्तम परीक्षण वही होगा जिसके उद्देश्य होंगे, उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी तो उत्तम परीक्षण कहलाएगा। दूसरी चीज़ ये सबसे पहले कि छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, सही हो। परीक्षण ऐसा हो जो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, एक तो ठीक है, उम्र के अनुसार हो, रुचि के अनुसार हो, बालक की योग्यता के अनुसार, ऐसा परीक्षण होना चाहिए, वह उत्तम परीक्षण है, ठीक है। और व्यवहार परक, जीवन से संबंधित होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए मित्रों, है ना। व्यवहार में काम आने वाला होना चाहिए, ये उत्तम परीक्षण की शर्त है, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 14वां है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। विभेदकारी परीक्षा क्या होती है, ये अंतर फिर कैसे करेगी अपना आप पता चलेगा। और ये किन में अंतर करती है, प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में, उपयुक्त सभी में। देखिए विभेदकारी परीक्षा ऐसी परीक्षा होती है जो विभेद करे, विभेद यानी अंतर करे, बालकों में अंतर कर दे, ऐसी परीक्षा। अब बालकों में अंतर कर दे, यहाँ पूछा अंतर कर दे तो बालकों मतलब सभी बालकों में, यानी कि ऐसी परीक्षा होती है जिसमें क्या होता है, कठिनाई स्तर रखा जाता है, कठिन स्तर होता है। यानी परीक्षा, अब जैसे कोई प्रश्न पत्र बनाया गणित में, ठीक है, तो उसमें मतलब कठिन प्रश्न रखेंगे ताकि क्या होगा, जो प्रतिभावान है वो तो उनको कर देंगे, सामान्य आधे कर देंगे, आधे गलत हो जाएंगे, और कमजोर छात्रों से नहीं होगा। इसका मतलब ये अंतर कर रही है अपने आप उन छात्रों में, ये सभी छात्रों में अंतर करती है विभेदकारी परीक्षा। मित्रों जो प्रश्न संख्या 15वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 गणित शिक्षण विधियों के मैथ्स टीचिंग मेथड्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो रीट, सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही है। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।